26 नवंबर 2008 को भारत ने कुछ ऐसा देखा जिसे आज 17 साल बाद भी हम भूल नहीं पाए हैं। 26/11 का मुंबई अटैक, जिसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व था। और ये जो महाशय आप देख रहे हैं ना, ये थे उसके मास्टरमाइंड। और शायद आज 17 साल बाद वापस हमें जस्टिस मिलने वाला है। जो उस अटैक में 180 लोग मरे, 300 से ज्यादा इंजर्ड हुए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पुलिसमैन, उनके परिवार, इन्होंने जो झेला, उसका फाइनली शायद हमें जस्टिस मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसका नाम है तहव्वुर राणा। ये 2008 में हुए उस अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है। 2009 में इसे यूएस में पकड़ लिया गया था, शिकागो, और तब से लेकर अब तक ये यूएस के अंदर ही था। और एक अच्छी खबर यह है कि फाइनली इसे भारत वापस लाया जा रहा है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इससे पूछताछ करेगी, जिससे बहुत सारे तारों के खुलने के चांसेस हैं, बहुत सारे राज बाहर आने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं राजों की चर्चा करने वाले हैं। ये जो नई इंफॉर्मेशन हमें मिलने की चांसेस हैं और जिसकी वजह से इस टाइम पे पाकिस्तान तिलमिला रहा है। क्यों तिलमिला रहा है? कैसे पता तिलमिला रहा है? जब यूएस ने यह डिसाइड किया कि तहव्वुर राणा को फाइनली एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा इंडिया, या वापस इंडिया भेजा जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन भारत में की जाएगी, तो पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि इसके एक्स्ट्राडिशन पे रोक लगाई जा सके। लेकिन सारी मेहनत पानी में गई। क्यों गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश जो तहव्वुर राणा कर रहा था, किस तरीके से कि जी भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी खतरे में है, मैं जब वहां जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जान की बेसिकली गारंटी नहीं है। लेकिन इन सारे बेबुनियाद एलिगेशंस पर, इन बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नजर नहीं डाली, बिल्कुल भी इन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दी, और तहव्वुर राणा को फाइनली भारत लाया जा रहा है। राइट? आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस बंदे का रोल क्या था 26/11 के अटैक में, किस तरीके से आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, और कैसे सैफरन टेररिज्म या हिंदू आतंकवाद के नाम पर आप एक पाकिस्तानी एजेंडा भारत के अंदर चला रहे थे और पूरी तरीके से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यह तहव्वुर राणा है कौन? तहव्वुर राणा 1963 में जन्मा, 1963 में पाकिस्तान में जन्मा एक इंसान है जिसने इवेंचुअली पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर की तरह सर्व करना स्टार्ट किया। मतलब यह सीधा सीधा किससे कनेक्टेड है? यह सीधा सीधा पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्टेड है। यह वहां डॉक्टर की तरह सर्व कर रहा था। मतलब इसके सीधे सीधे तार आपको डीप स्टेट पाकिस्तान से कनेक्टेड दिखते हैं। इनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। 1997 तक ये पाकिस्तान में थे। 1997 के बाद ये दोनों, ये और इनकी वाइफ, कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाके कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं और वहां जाके एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन असलियत कुछ और है। इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के छोड़ने के बाद थ्रू मल्टीपल सोर्सेस, ये इंटेलिजेंस सोर्सेस से इंफॉर्मेशन सामने आई है कि ये लश्कर ताइबा के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। अब इनकी कहानी अगर देखी जाए तो आपने डेविड कोलमैन हेडली का नाम जरूर सुना होगा। वो इन भाई साहब के बचपन के दोस्त हैं। इन्हें डेनिश न्यूज़पेपर पर अटैक करने के लिए भी अरेस्ट किया गया था। 26/11 में हमले के लिए भी इन पर इल्जाम लगाए गए। राइट? और फाइनली जब इन्हें पकड़ा जा चुका है, अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि जी मैं माइनॉरिटी हूं, भारत में जाके मेरे राइट्स को हर्ट किया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे को बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। आपको ये बातें तब याद नहीं आई जब आपने अंधाधुंध इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलवाई। उनकी कोई गलती नहीं थी। आपने एक जियोपॉलिटिकल गेम में सिटीजन्स की हत्या की, निर्मम हत्या की, और उसके बाद आप इतनी ऑडेसिटी है आपके अंदर कि आप अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं किसी ऐसे देश में बैठकर जो आपका खुद का है भी नहीं। खैर, आपका देश खुद तो रहने लायक बचा नहीं है, तो ऑफ कोर्स यूएस और कनाडा जैसी कंट्री में ही जाके बसेंगे आप। साथ के साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कैसे इन्होंने 2006 से लेकर 2008 में, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें कराची में बैठकर पूरी तरीके से 26/11 अटैक की प्लानिंग करी। वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके सामने ये न्यूज है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 अक्यूज्ड तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन स्टे रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से नकार दिया है, पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया है। पाकिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान चाहता है कि तहव्वुर राणा भारत ना आए, क्योंकि अगर तहव्वुर राणा भारत आ जाते हैं तो पाकिस्तान आईएसआई के जो डीप एसेट्स हैं भारत के अंदर, उनके बाहर आने के चांसेस हैं। उनके डीप एसेट्स जो हैं वो शायद भारत में पकड़े जाएं और वो पूरी तरीके से जो इंटरनल सिक्योरिटी और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को टारगेट कर रहे हैं
वो उनका जो प्लान है, वो जो उनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो उनका प्रोपेगेंडा है, वो सामने आ जाए और पाकिस्तान जैसा रोग स्टेट वापस दुनिया के सामने दिखे कि किस तरीके से ये दूसरी कंट्रीज में बेसिकली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, वहां फॉल्ट लाइंस क्रिएट करता है, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस क्रिएट करता है, राइट। तो ये तो न्यूज में चल ही रहा है, आपको पता है। मोदी जी अभी जब नरेंद्र मोदी हमारे पीएम की यूएस विजिट थी, तब ये डिसाइड किया गया इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, लेकिन इसके बाद इन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। अब बढ़ने से पहले एक बहुत बेहतरीन सी कहानी है, एक बहुत बेहतरीन फैक्ट्स हैं आपके सामने जो मैं रखना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कैसे 2008 अटैक से पहले पूरी प्लानिंग की गई, पूरा एक षड्यंत्र रचा गया कि कैसे पाकिस्तान अपना नाम सामने बिना लाए भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक करवा सके और उनका इल्जाम भारत के ही लोगों पर डाल सके, यहां तक कि भारत की मेजोरिटी हिंदूज पर डाल सके। और उसके लिए मैं आपको सामने फैक्ट सामने रखूंगा, ये कोई एलिगेशन नहीं है कि इसे सैफरन टेररिज्म की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके लिए मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब 2001 में 9/11 हुआ, जब 2001 में 9/11 यूएस के अंदर हुआ, तो यूएस का डायरेक्ट ऑर्डर आया पाकिस्तान को कि लश्कर तैयबा को बैन कर दिया जाए, इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया जाए। उन्होंने बंद तो नहीं किया, उन्होंने लश्कर तैयबा को कहां शिफ्ट कर दिया? कराची शिफ्ट कर दिया। और 2002 में शुरू होता है हमारे पास कराची प्रोजेक्ट, राइट। इससे पहले कि मैं कराची प्रोजेक्ट पर आऊं, आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है सिमी वॉज बैंड इन 2001। अब ये सिमी क्या है? 1977 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी भारत के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। 2001 में जब यह अटैक हुआ था यूएस में, तो यहां सिमी के जो सपोर्टर्स हैं वो उसामा बिन लादेन के पोस्टर्स लेकर सपोर्ट में एक रैली निकाल रहे थे, जिसके बाद जो हमारे उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने सिमी को बैन कर दिया था। अब ये कराची प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्टेड है, इस पे भी थोड़ी देर में आएंगे। कराची प्रोजेक्ट में 2002 में यह प्लान किया गया तो केवल जम्मू एंड कश्मीर को टारगेट नहीं किया जाएगा, पूरे भारत में आतंकवादी हमले कराए जाएंगे। और जब ये हमले कराए जाएंगे तो उसमें यह कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान का नाम सामने ना आए। कैसे ना आए यह भी समझेंगे। कराची शिफ्ट हो चुका है लश्कर तैयबा, पूरी प्लानिंग हो चुकी है किस तरीके से हिंटरलैंड रीजन में, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मालेगांव हो, हैदराबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, अलग अलग अहमदाबाद हो, जयपुर हो, आपको अलग अलग जगह आपको ब्लास्ट होते हुए देखे 2004 से 2010 के बीच में। यह सारा कराची प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा था। इसे हम बोलते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म। इस हिंटरलैंड टेररिज्म में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि उसका नाम सामने ना आए। और दुख की बात यह है कि इसमें भारत के भी कुछ लोग आपको मिलते हुए दिख जाते हैं जो उनकी साइड से लड़ रहे थे, ऑल्दो भारत में रह रहे थे, जिस थाली में खा रहे थे उसी थाली में छेद कर रहे थे। इसके लिए भी कुछ फैक्ट सामने रखे जाएंगे। जब फाइनली कराची प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, सिमी खत्म हो चुका है, सिमी के जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे वो भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो बाहर अब सरफेस पे आके काम नहीं कर सकते, राइट। ऐसे टाइम पर यह प्लानिंग की गई कि किस तरीके से जो सिमी का काडर जो इंडिया के अंदर रह रहा है उसे वापस कैसे एक्टिवेट किया जाए। उसे एक्टिवेट करने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे हम बोलते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। ये 2006 में बनी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 2022 में भारत सरकार ने बैन कर दिया है, यह कहकर के इसके लिंक जो हैं वो लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और वही मैं कनेक्टिविटी आपको यहां देने की कोशिश करूंगा। जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिक्चर में आई, ये सारे वही लोग हैं जो सिमी के अंदर काम करते थे। इवेंचुअली उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? पीएफआई को ज्वाइन कर लिया। अब इन पीएफआई के काडर के कुछ लोगों को कराची बुलाकर लश्कर तैयबा ट्रेन करती है और डायरेक्टली वो आके किसको ज्वाइन कर लेते हैं? एक नया ग्रुप बनाया गया 2007 में जिसे हम बोलते हैं इंडियन मुजाहिदीन। वो यहां आकर इंडियन मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लेते हैं। जब उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन को ज्वाइन करा और यहां अटैक्स करने शुरू करे तो पाकिस्तान आ गया प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी पे कि जी मैं कोई अटैक नहीं कर रहा। भारत में लेके भारत के मुस्लिम जो हैं वो भारत में ही अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी इमेज, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक, भारत के अंदर माइनॉरिटी जो है वो सिक्योर नहीं है, इसलिए वो अपनी राइट्स बचाने के लिए लड़ रही है, राइट। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। 2006 में ये तहव्वुर राणा है, ये कराची आए। 2006 से 2008 तक ये कराची में रहे। डेविड कोलमैन हेडली जो इनके बचपन के दोस्त हैं, वो बार बार रेगुलरली मुंबई आते रहे, रेकी करते रहे जगहों की, कहां कहां अटैक करना है, और ये इंफॉर्मेशन तहव्वुर राणा तक पहुंचाते रहे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था पूरी तरीके से। जो प्लान मैन्युफैक्चर किया गया है 26/11 का, वो इस नालायक और इस बदतमीज आदमी के द्वारा किया गया है जिसका नाम है तहव्वुर राणा, जो आज आने से भारत डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसे पता है कि असलियत सामने आने वाली है। आईएसआई क्यों डर रहा है?
अगर तहव्वुर राणा यहां आ गया तो आईएसआई के सारे राज खुल जाएंगे, जो 2002 से लेकर 2010 तक उन्होंने गंद मचाई है भारत के अंदर, उसकी पूरा कच्चा जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो आपको बाहर आती हुई दिखेगी, कच्चा चिट्ठा उसका खुलता हुआ दिखेगा। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स हुए जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से आईएसआई एक इंडिया में ही इंडियंस को यूज करके अपनी डिनाइबिलिटी लाके इंडिया के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है वाला एजेंडा खेल रहा था, जगह जगह पर अटैक करवा रहा था, राइट। तो आईएसआई का एक मेजर रोल रहा है इस चीज में, जो आपको देखने को मिल रहा है। तहव्वुर राणा भी कंटिन्यूसली आईएसआई के अंडर ही फंक्शन कर रहे थे, अब तहव्वुर राणा का आना इसलिए उनको खल भी रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्यों वरीड है? जैसा मैंने आपसे बोला, जो आईएसआई के एसेट्स हैं भारत के अंदर, उनको वो शायद बाहर आते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से आईएसआई को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, एक स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है। प्रोपेगेंडा चलाया गया सैफरन टेररिज्म का, जो चलाया गया था 2002 से लेकर 2010 तक, वो बाहर आ जाएगा। अब ये सैफरन टेररिज्म क्या है? देखो, 2-3 इंसिडेंट बताऊंगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा सैफरन टेररिज्म या हिंदू आतंकवाद का ये जो झंडा लेके चल रहे थे लोग, इसको किस तरीके से यूज किया जा रहा था जिससे कुछ लोगों के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल किए जा सके। नवंबर 2008 में हमारे यहां अटैक होता है। सितंबर 2008 में एक और इंसिडेंट हुआ था। नांदेड़ के अंदर एक बजरंग दल के एक्टिविस्ट की दुकान में आग लगती है। आग लगती नहीं है, उसने खुद लगाई थी। रीजन बीइंग क्योंकि उसे इंश्योरेंस कवर चाहिए था उस चीज के लिए, और आपको भारत में रेगुलरली होता हुआ दिख जाता है। लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, मुंबई एटीएस के कुछ ऐसे लोग थे जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की चाटुकारिता करते हुए, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हुए क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने ब्लेम किया कि इस बजरंग दल के एक्टिविस्ट ने अपनी दुकान के अंदर असला बारूद रख रखा था और उसके फटने की वजह से इस दुकान में आग लगी। मतलब ये अटैक करना चाहते हैं। तुरंत उसके बाद आपको मालेगांव अटैक होता हुआ दिखता है। उस मालेगांव अटैक में हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनका नाम था श्रीकांत पुरोहित। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें दिखा कि इसके अंदर पीएफआई का हाथ है, इसके अंदर इंडियन मुजाहिदीन भी इन्वॉल्व है। लेकिन उन्हें टॉर्चर कर करके एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम लो, इसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम लो, और बाद में जाके कोर्ट्स ने पूरी तरीके से इस चीज को नकार दिया कि इनमें से किसी भी तरीके से इनका हाथ नहीं है। मतलब आप देख रहे हो किस तरीके से आप बजरंग दल हो गया या फिर जो बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो आतंकवादी हमले हो रहे थे भारत के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था। जबकि प्लानिंग क्या चल रही थी? प्लानिंग पूरी ये चल रही थी जो मैंने आपको प्लानिंग बताई। इस तरीके से हिंटरलैंड टेररिज्म कराची प्रोजेक्ट के अंदर भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उस पे पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि भारत को किसी जगह तोड़ा जा सके। और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए कुछ लूप होल्स उन्होंने ढूंढ लिए थे जो उनकी तरफ से खेल रहे थे, ऑल्दो रह भारत में रहे थे। अब 26/11 होता है। 26/11 के अंदर जब ये सारे आतंकवादी भारत आते हैं तो इनके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। ये कलावा बांध के आए हैं। अजमल कसाब जब अटैक कर रहा है उसने टीका लगा रखा है, उसने धागा बांध रखा है हाथ में। इन्हें पूरी उम्मीद थी ये जाएंगे, गोलियां चलाएंगे, इवेंचुअली इन्हें मार दिया जाएगा। उसकी जो अजमल कसाब है उसकी जेब में से जो आईडी कार्ड निकला था उस पर लिखा हुआ था समीर चौधरी, और उसका एड्रेस दे रखा था बेंगलुरु। रीजन बीइंग, अगर एक बार 26/11 को हिंदू आतंकवाद की तरह पोर्ट्रे कर दिया जाता, उसके बाद जितनी भी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें बैन करना आसान हो जाता और कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो जाता। मैं नहीं बोल रहा किसका, आप खुद पहचान लेना किसका। लेकिन ऐसे केस में आपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा, आप किसी और के टूल की तरह इस्तेमाल होते रहे। पूरी तैयारी की गई कि किस तरीके से यह पाकिस्तान का आईएसआई द्वारा जो रन एजेंडा था, जिसमें तहव्वुर राणा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं 2006 से कराची में बैठकर, उसमें आपने यहां की मेजोरिटी को ब्लेम करना स्टार्ट किया, जिससे पाकिस्तान के ऊपर से पूरी जो प्लॉजिबिलिटी है उनकी, जो उनके ऊपर जो बेसिकली जब अगर एलिगेशंस जाते भी तो उन्हें पूरी तरीके से डिनाई किया जा सके। यह कहकर कि अगर सोच के देखो केवल इस बात को कि अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता और उसकी जेब में से वो समीर चौधरी वाला बेंगलुरु रेजिडेंट वाला कार्ड निकल जाता, राइट, तो इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाता कि 3 दिन तक 26 नवंबर से 29 नवंबर तक भारत को जिसने अपने घुटनों पे ला दिया वो कोई और नहीं, भारत में रहने वाले हिंदू थे, भारत में रहने वाली मेजोरिटी थी। जबकि ऐसा हुआ नहीं था। यह केवल एक प्रोपेगेंडा था जो सामने रखा गया, जिसे चीजों को पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब की जा सके, माइनॉरिटी राइट्स खतरे में हैं, इसलिए पर्सपेक्टिव जो है और ज्यादा बेसिकली पुश किया जा सके, इसे और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, दुनिया तक पहुंचाया जा सके। लेकिन यह नाकामयाब रहे। नाकामयाब क्यों रहे? नाकामयाब इसलिए रहे क्योंकि जब कसाब अटैक कर रहे थे तो हमारे एक महान वीर जिनका नाम था तुकाराम ओंगले,
जो मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे, उन्होंने 25 गोलियां खाई, लेकिन उस कसाब को जिंदा पकड़ा। और उस टाइम पे जो मुंबई पुलिस के चीफ थे, जिनका नाम था राकेश मारिया, और उन्होंने जब ये कार्ड निकाला ना उसकी जेब से, तब वो समझ पाए कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा है, किस तरीके से इस इंटरनेशनल मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। अब अगर ये भाई साहब भारत आ जाते हैं, तहव्वुर राणा भारत आ जाते हैं, तो ये जो 2004 से लेकर 2010, ये जो 2002 से लेकर 2010 तक के बीच में आपको ड्रामा देखने को मिला है, शायद इसकी सच्चाई बाहर आते हुए दिखे। जो पाकिस्तान प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में जा चुका था, वो सच्चाई आपको बाहर आती हुई दिखे। आईएसआई के जो जितने भी एसेट्स हैं यहां, उनको एक नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ दिखे। और ये जो सैफरन टेरराइजेशन, ये जो हिंदू आतंकवाद का जो ड्रामा चल रहा था इतने टाइम से, उसकी सच्चाई भी आपको बाहर आती हुई दिख जाए। वैसे सच्चाई काफी हद तक बाहर आ चुकी है, लेकिन स्टिल जब तहव्वुर राणा जैसा एक बदतमीज किस्म का आतंकवादी आदमी जब यहां आएगा भारत के अंदर, और वो खुद सच बोलेगा, जब एनआईए उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, और एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी तो प्यार से तो नहीं करेगी, सच्चाई तो निकलवाएगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो डेफिनेटली ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहने वाला। और इसलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट ना किया जा सके भारत के अंदर। अब एक्स्ट्राडिशन है क्या, यह भी समझो। ये जो एक्स्ट्राडिशन हो रहा है, भारत से एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है तहव्वुर राणा को इंडिया। व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि जब दो गवर्नमेंट लीगली एक दूसरे के क्रिमिनल्स को एक्सचेंज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से कोई क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग गया और वो वहां जाके छुप गया, और उस कंट्री के साथ मैंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है, तो मैं उस क्रिमिनल को भारत वापस ला सकता हूं। सेम गोज फॉर इंडिया। अगर मैंने किसी कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है, तो बेसिकली उस कंट्री का क्रिमिनल मेरे यहां अगर आके रुकता है, तो वो कंट्री मेरे उसे वापस यहां से लेके जा सकती है थ्रू द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसे डिपोर्टेशन जैसा नहीं समझना है। डिपोर्टेशन एक प्रोसेस नहीं है, कि कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है। डिपोर्टेशन इज जस्ट द एक्ट। एक्स्ट्राडिशन इज अ लीगल प्रोसेस जिसमें दोनों गवर्नमेंट लीगली इन्वॉल्व होती हैं और क्रिमिनल्स को एक्सचेंज करती हैं। भारत के अंदर एक्स्ट्राडिशन कैसे किया जाता है? भारत के अंदर एक्स्ट्राडिशन किया जाता है इन फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स का थ्रू अ एक्ट जिसका नाम है इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962, राइट। चाहे भारत से किसी क्रिमिनल को दूसरी कंट्री में भेजना हो, या फिर किसी कंट्री से भारत उस क्रिमिनल को लेके आना हो, तो इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 के तहत ही ये दोनों चीजें की जाएंगी। अभी तहव्वुर राणा को भी उसी के थ्रू लाया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, जब अबू सलेम को पोर्टुगल से लाया गया था, तब भी इसी ट्रीटी के थ्रू लाया गया था। भारत ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लगभग 39 कंट्रीज के साथ साइन कर रखी है, जिनके यहां अगर हमारा क्रिमिनल जाके छुपता है तो हम उसे एक्स्ट्राडाइट वापस कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो तहव्वुर राणा वाला पूरा एपिसोड चल रहा है, कैसे इसमें आईएसआई इन्वॉल्व था, कैसे सिमी को पीएफआई में कन्वर्ट किया गया, कैसे कराची प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, किस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन भारत में ही बनाया गया बाई पाकिस्तान, और जब वो इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था तो पाकिस्तान ने प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी दिखा दी कि मेरा कोई हाथ नहीं है, माइनॉरिटी का खतरा है भारत के अंदर, जिससे इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम की जा सके। और कैसे 2008 में जो हमला था उसे हिंदू आतंकवाद दिखाने की कोशिश की गई, जिससे सारी जितनी भी आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल है, वीएचपी है, इन सबको बैन किया जा सके। जब नेशनल सिक्योरिटी में धर्म आना शुरू हो जाता है ना, और जब आप जियोपॉलिटिकल टूल बन जाते हो अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए, तो आप इस देश के लिए खतरा नहीं हो, आप अपनी पार्टी के लिए खतरा नहीं हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, आपकी उस नीच हरकत की वजह से। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भारत में रहकर आईएसआई के टूल बने बैठे थे। उनके चक्कर में 180 लोगों की जान गई। पता नहीं 180 लोगों की जान जाने का मतलब है कि 180 परिवारों का में इतना दुख आना कि शायद आज तक भी वो से उबर नहीं पाए होंगे। हमारे जो जवान थे, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको अपनी जान देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, आपके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा थे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो चीज हमें दिखती है हमेशा सच नहीं होती। हो सकता है बैकग्राउंड में कोई और खेल चल रहा हो, जैसे 2008 में चल रहा था, 2002 से 2008 तक चल रहा था। यह चीजें आपको समझने की जरूरत है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड, दिस वॉज ऑल फॉर तहव्वुर राणा। आप समझ चुके होंगे कौन है ये, क्यों लाया जा रहा है भारत, किस तरीके से इन्वॉल्व था, कैसे इसने डेविड कोलमैन हेडली का इस्तेमाल किया, किस तरीके से 26/11 के हमले में इसे एक मेन दोषी या मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, क्योंकि लश्कर तैयबा के अंदर ये मेन टूल की तरह काम कर रहा था। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।